हेलो माय डियर स्टूडेंट, आप लोगों का स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं, इस्तकबाल करता हूं फिर से एक बार अपने टॉप तक परिवार में। मैं केजीएफ सर। चलिएगा, तो आज हम करंट अफेयर्स में अपने क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं, लेके प्रभु का नाम। तो सभी बच्चों को राम राम, राधे राधे, जय महाकाल, हर हर महादेव बच्चों। चलिएगा, तो आज की क्लास की शुरुआत करें। तो आज की क्लास का पहला क्वेश्चन देखने से पहले मैं आपको बता दूं कि आरआरसी ग्रुप डी के लिए प्यारे बच्चे मैथ का क्रैश कोर्स अभी भी अवेलेबल है। अगर आपको लगता है कि आपके एग्जाम में अभी भी ये हेल्पफुल हो सकता है, तो आप इस 20 डेज 20 चैप्टर वाले मैथ के कोर्स को परचेज कर सकते हैं, जो कि आप टॉप तक ऐप से कर सकते हैं। और ये टॉप तक ऐप आपको, इसकी लिंक जो है डिस्क्रिप्शन में दी गई है, और इसे आप प्ले स्टोर से डाउनलोड करेंगे। यहाँ पर आपको व्हाट्सएप और कॉलिंग के 2 हेल्पलाइन नंबर दिए गए, जिन पर आप अपनी समस्या का समाधान कर सकते हैं। चलिएगा, तो आज की क्लास का पहला क्वेश्चन है, हाल ही में लिखित पुस्तक इंडियन बैंकिंग इन रेट्रोस्पेक्ट 75 ईयर्स ऑफ इंडिपेंडेंस को किसके द्वारा लिखा गया है? चलिएगा, तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन ए, आशुतोष राराविकार। ठीक, तो ये इनके द्वारा लिखी गई है, और इनके द्वारा ये जो पुस्तक लिखी गई है, जो कि आप देख पा रहे होंगे। ठीक, तो ये भारतीय रिजर्व बैंक के आर्थिक और राजनीतिक अनुसंधान विभाग के निर्देशक हैं, डॉक्टर आशुतोष राराविकार। ठीक, इन्होंने ही इंडियन बैंकिंग इन रेट्रोस्पेक्ट 75 ईयर्स ऑफ इंडिपेंडेंस नामक पुस्तक को लिखा है। ठीक, और इस पुस्तक का जो प्रकाशन किया है वो अथवद प्रकाशन प्राइवेट लिमिटेड द्वारा किया गया है। ठीक, और इसमें भारत के प्रधानमंत्री की आर्थिक सलाहकार परिषद के अध्यक्ष विवेक देबरॉय ने पुस्तक का प्रस्तावना लिखा है। क्या लिखा है? प्रस्तावना। तो जब भी कोई बुक लिखी जाती है तो उसके शुरुआत में क्या लिख दी जाती है? प्रस्तावना लिख दी जाती है। ठीक, और इस बुक में जो महत्वपूर्ण चीजें रही हैं वो रही हैं 1991 के दौर में जो एलपीजी अर्थात उदारीकरण, निजीकरण और वैश्वीकरण जो सुधार किए गए थे इंडिया की इकोनॉमी में, उनको शामिल किया गया है। इसके अलावा 1969 में जब पहली बार भारत में बैंकों का राष्ट्रीयकरण किया गया था, उसे भी शामिल किया गया है। और 1991 के बाद नए जो प्राइवेट बैंक खोले गए इंडिया में और उन्हें अनुमति दी गई, उसको भी इसमें शामिल किया गया है। चलिएगा, नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में भारतीय एथलेटिक्स महासंघ ने भारतीय महिलाओं के किस वर्ग को समर्थन देने की घोषणा की है? तो इसका राइट आंसर क्या होगा? इसका राइट आंसर होगा अंडर 14। क्या होगा? अंडर 14। ठीक है, चलिएगा, तो हाल ही में भारतीय एथलेटिक्स महासंघ ने भारतीय महिलाओं के किस वर्ग को समर्थन देने की घोषणा की है? तो अंडर 14। ठीक, चलिएगा, तो यहां पर आप देख रहे होंगे भारतीय एथलेटिक्स महासंघ के जो अध्यक्ष हैं आदिले सुमरीवाला, इन्होंने वादा किया है कि चयनित एथलेटिक्स के लिए विशेष कोचिंग शिविर स्थापित किए जाएंगे, उनकी सभी जरूरतों का ध्यान भी रखा जाएगा। ठीक, और ये फोकस रहेगा अंडर 14 और अंडर 16 को लेकर के। ठीक है, चलिएगा, अब आते हैं हम अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में सबसे बड़ा धार्मिक विश्व में सबसे बड़ा धार्मिक स्मारक वैदिक तारामंडल का मंदिर का निर्माण जो है किस राज्य में किया गया है? तो इसका राइट आंसर है पश्चिम बंगाल। क्या है? पश्चिम बंगाल इसका राइट आंसर है। और ये मंदिर आपको दिखाई दे रहा होगा तो ऐसा लग रहा होगा जैसे कि विदेश की कोई इमारत हो। ठीक, तो इसका जो मॉडल है वो बेसिकली अमेरिका के एक मॉडल से प्रेरित है। ठीक, चलेगा, तो वैदिक तारामंडल का मंदिर पश्चिम बंगाल के मायापुर में नदिया जिले में स्थित है। और एक बार पूरे होने के बाद यह ताजमहल और सेंट पीटर्सबर्ग से भी बड़ा होगा। ठीक, तो ये जो मंदिर है वो पहले ही इसकी
उद्घाटना घोषणा सब कुछ हो चुकी होती, मगर कोविड-19 के कारण ये डिले हो गया प्रोजेक्ट वहाँ की गवर्नमेंट का, और अब इसे लॉन्च करेगी गवर्नमेंट 2024 में। ठीक, और सबसे बड़ी बात कि ये धार्मिक स्मारक जो बनाया जा रहा है वो कंबोडिया के 400 एकड़ बने एक अंगकोर वाट मंदिर परिषद की जगह लेगा। अर्थात अब तक कंबोडिया का ये मंदिर जो है विश्व में सबसे विशाल क्या था, तो धार्मिक स्थल था, मगर अब भारत का ये वैदिक तारामंडल मंदिर जो है वो इसके स्थान पर आ जाएगा फर्स्ट नंबर पर, और ये आ जाएगा सेकंड नंबर पर। ठीक है, चलिएगा अब आते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में कनाडा में आयोजित 65वें राष्ट्रमंडल संसदीय संघ सम्मेलन में किस भारतीय को कोषाध्यक्ष चुना गया है? ठीक, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा अनुराग शर्मा। क्या हो जाएगा? अनुराग शर्मा इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक, चलिएगा देखिएगा यहां पर आपको दिखाई दे रहे होंगे अनुराग शर्मा जी। ठीक, आइएगा बात करते हैं। तो ये जो राष्ट्रमंडल है ना, इस राष्ट्रमंडल में 9 भौगोलिक क्षेत्रों के ठीक देश जो हैं वो शामिल हैं। ठीक, चलिएगा इसके अलावा इस मीटिंग में जो 65वीं मीटिंग हुई है उसमें 55 देशों के 180 सांसद एवं विधानसभा क्षेत्रों के स्पीकर और चुने हुए प्रतिनिधि सदस्यों ने भाग लिया। तो टोटल कितने शामिल हुए? तो 18,000 लोग जो हैं इसमें शामिल हुए। तो भारत की ओर से इसमें कौन शामिल हुआ? तो लोकसभा स्पीकर ओम बिरला शामिल हुए, और इनके साथ 100 सदस्य और शामिल हुए, जिसमें सांसद और विधायक दोनों शामिल थे। और भारत की अब जो है यहां पर सीट कितनी कर दी गई है? 4 कर दी गई हैं। ठीक, चलिएगा तो 1 सीट और बढ़ा दी गई है। तो पहले 3 सीटें हुआ करती थी भारत की, मगर अब भारत की कितनी सीटें होंगी? 4। ठीक, अब अनुराग शर्मा की अगर हम बात करें तो यूपी का एक जिला है झांसी ललितपुर के सांसद अनुराग शर्मा के ठीक सीपीए का कोषाध्यक्ष चुना गया है। ठीक, तो ये कहां से बिलोंग करते हैं? तो झांसी ललितपुर के सांसद के रूप में अपने आप को रिप्रेजेंट करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किस राज्य के मुख्यमंत्री ने राजीव गांधी ग्रामीण ओलंपिक खेल की शुरुआत की है? तो इसका राइट आंसर है राजस्थान। क्या है? राजस्थान इसका राइट आंसर है। चलिएगा तो ये आपको राजस्थान के मुख्यमंत्री दिखाई दे रहे होंगे, अशोक गहलोत। तो राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने 1 महीने तक चलने वाली राजीव गांधी ग्रामीण ओलंपिक खेलों का उद्घाटन किया है, और इसमें लगभग 30 लाख ग्रामीण ने पंजीकरण कराया है। अर्थात इसका मतलब ये है कि इस प्रतियोगिता में 30 लाख प्रतिभागी भाग ले सकते हैं। ठीक, और ये जो ग्रामीण ओलंपिक है इसमें कितने गेमों को शामिल किया गया है? तो 6 गेमों को शामिल किया गया है, कबड्डी, खो खो, शूटिंग बॉल, टेनिस बॉल, क्रिकेट और वॉलीबॉल और हॉकी। ठीक है, चलिएगा आइएगा बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अंतरराष्ट्रीय व्हेल शार्क दिवस कब मनाया जाता है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 30 अगस्त। क्या हो जाएगा? 30 अगस्त इसका राइट आंसर हो जाएगा। ये आपको व्हेल मछली दिखाई दे रही होगी, तो ये एक समुद्री जीव है। ठीक, तो मैक्सिको के इस्ला होल वॉक्स द्वीप में अंतरराष्ट्रीय व्हेल शार्क सम्मेलन 2008 में प्रत्येक वर्ष यह दिवस मनाने की शुरुआत की गई थी, और ये दिवस जो है 30 अगस्त को मनाया जाता है। ठीक, इसके अलावा भारत की एक महत्वपूर्ण पहल रही है इस बार इन व्हेल मछलियों के लिए। तो इन व्हेल मछलियों की संख्या को फिर से बढ़ाने के लिए व्हेल शार्क बचाओ अभियान भारत द्वारा शुरू किया जा रहा है। ठीक, और ये अभियान कहां कहां चलेगा? तो कर्नाटक, केरल और लक्षद्वीप में चलेगा शुरुआत में, बाद में इसे जो है अन्य राज्यों में भी जहां जहां व्हेल पाई जाती हैं, ठीक, या जिन समुद्री तटों पर पाई जाती है वहां पर भी भारत सरकार इस प्रोग्राम को चलाएगी। ठीक, चलिएगा तो व्हेल धरती पर सबसे बड़ी प्रजाति है, और इसकी लंबाई जो है वो लगभग जो है 60 फीट तक हो जाती है। ठीक, चलिएगा
अब आते हैं हम अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी देश के पहले स्वदेशी विमान को, ठीक, जिसका नाम है INS विक्रांत को राष्ट्र को कब समर्पित करेंगे? तो ये समर्पित करेंगे 2 सितंबर को। कब करेंगे? 2 सितंबर को। तो ये आपको दिखाई दे रहा होगा INS विक्रांत, ठीक। और मैं आपको बता दूं कि केरल और कर्नाटक ये 2 राज्य ऐसे हैं जिन पर प्रधानमंत्री 1 सितंबर और 2 सितंबर को दौरे पर रहेंगे। तो 1 सितंबर को कर्नाटक के दौरे पर रहेंगे और 2 सितंबर को केरल के दौरे पर रहेंगे, ठीक। जब वो 1 सितंबर को कर्नाटक के दौरे पर रहेंगे तो ये कोचीन के हवाई अड्डे के पास, ठीक, कलाड़ी गांव में श्री आदि शंकराचार्य के जन्म स्थान का दौरा करेंगे। तो वहीं 2 सितंबर को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कोच्चि में कोचीन शिपयार्ड लिमिटेड में INS विक्रांत को क्या करेंगे? देश को समर्पित करेंगे, ठीक। अब बात करें INS विक्रांत को भारतीय नौसेना के इन हाउस वारशिप डिजाइन ब्यूरो ने डिजाइन किया है और इसे कोच्चि शिपयार्ड लिमिटेड ने बनाया है। तो अब भारत में भी ऐसे युद्धपोत बनाए जा सकते हैं, ठीक। चलिएगा, नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में मिखाइल गोवरचे की मृत्यु हुई है, ये किस देश से संबंधित है? तो ये हैं बच्चे रूस से संबंधित। किस देश से संबंधित है? रूस से संबंधित है। तो यहाँ पर आपको व्लादिमीर पुतिन दिखाई दे रहे होंगे और उन्हीं के बराबर में आपको कौन दिखाई दे रहे हैं? तो मिखाइल गोर्बाचेव दिखाई दे रहे हैं। ये रूस के, अर्थात जब रूस विभाजित नहीं हुआ था 1991 से पहले, तो वो सोवियत संघ कहलाता था। तो ये सोवियत संघ के अंतिम राजा कह लीजिए, ठीक, और देश के पहले राष्ट्रपति कह लीजिए, ठीक। तो ये दोनों के दोनों पद पे रहे हैं। तो मिखाइल गोर्बाचेव USSR के अंतिम नेता थे। उन्हें तेजस्वी सोवियत नेता माना जाता था जो नागरिकों को आजादी देकर लोकतंत्र सिद्धांतों की तर्ज पर कम्युनिस्ट शासन में सुधार लाना चाहते थे, ठीक। और इनका जन्म कब हुआ था? तो 2 मार्च 1931 को इनका जन्म हुआ था, ठीक। और इन्हें एक चीज और ध्यान रखना, 1919 में क्या दिया गया था? नोबेल पुरस्कार भी दिया जा चुका है। और आपको पता होगा अमेरिका और रसिया के बीच में कोल्ड वॉर चला था। तो उस कोल्ड वॉर को इन्होंने बिना रक्त बहाए ही समाप्त कर दिया था, ठीक। चलिएगा, अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में अखिल मणिपुर सुमंग लीला महोत्सव 2021-22 के किस संस्करण का आयोजन किया गया है? तो ये जो है 50वां संस्करण आयोजित किया गया है। कौन सा? 50वां संस्करण आयोजित किया गया है। किसका? तो अखिल भारतीय मणिपुर सुमंग लीला महोत्सव 2021-22 का, ठीक। और ये कहां पर आयोजित किया गया है? तो ये आपका इम्फाल के पैलेस में, ठीक, आयोजित किया गया है, ठीक। और इसका जो उद्घाटन किया है वो किसने किया है? तो वहां के राज्यपाल ला गणेशन ने, और मुख्यमंत्री एन बीरेन सिंह भी उसमें शामिल थे, ठीक। इसके अलावा इस 50वें अखिल मणिपुर सुमंग लीला महोत्सव में, ठीक, 49वें अखिल मणिपुर सुमंगल लीला महोत्सव के जो विजेता थे उन्हें सम्मान दिया गया और पुरस्कार दिया गया, ठीक। चलिएगा, अब आते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अफ्रीकी मूल के लोगों के लिए अंतर्राष्ट्रीय दिवस कब मनाया जाता है? तो इसका राइट आंसर होगा 31 अगस्त। क्या होगा? 31 अगस्त इसका आंसर होगा। चलिएगा, देख लीजिए। तो संयुक्त राष्ट्र महासभा ने दिसंबर 2020 में अफ्रीकी लोगों के मूल लोगों के लिए अंतर्राष्ट्रीय दिवस की स्थापना के प्रस्ताव को अपनाया और 31 अगस्त के दिन जो है क्या मनाया जाता है? तो अफ्रीकी मूल के लोगों के लिए अंतर्राष्ट्रीय दिवस मनाया जाता है। अब इसका उद्देश्य क्या है? तो इसका उद्देश्य ये है कि अफ्रीकी मूल के लोग जिस देश में भी रहते हैं तो उनके लिए वहां के लोगों की एक दृष्टि रहती है भेदभाव टाइप की। तो ऐसी भेदभाव वाली जो दृष्टि है या सोच है तो उसे बदला जा सके, ठीक। चलिएगा, अब आते हैं हम अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ब्लूमबर्ग, ठीक,
बिलियनेयर्स इंडेक्स के अनुसार भारत के अडानी ग्रुप के मालिक गौतम अडानी को कौन सा स्थान दिया गया है? तो इन्हें स्थान दिया गया है तीसरा। कौन सा स्थान दिया गया है? तीसरा स्थान दिया गया है। इस स्थान में तो ये आपको दिखाई दे रहे होंगे गौतम अडानी जी, ठीक। तो ब्लूमबर्ग, क्या बच्चे? ब्लूमबर्ग बिलियनेयर्स इंडेक्स के अनुसार भारत के दिग्गज अरबपति अडानी ग्रुप के मालिक गौतम अडानी को दुनिया में तीसरे सबसे अमीर आदमी का जो है खिताब दिया गया है। और इस समय इनके पास जो संपत्ति है वो कितनी है? तो 137.4 बिलियन डॉलर। तो करीबन इंडियन करेंसी में बात करें तो 11 लाख करोड़ रुपए इनकी कुल संपत्ति है, ठीक। और इन्होंने ये तीसरा स्थान जो प्राप्त किया है वो फ्रांस के एक व्यक्ति हैं जिन्हें पीछे करके किया, जिनका नाम है मैन बर्नौड, ठीक। अर्नोल्ड को पीछे किया है इन्होंने। और वहीं अगर हम बात करें विश्व के 2 प्रथम अरबपतियों की तो ये हैं एलन मस्क पहले और दूसरे हैं जेफ बेजोस, ठीक। चलिएगा, तो अगर आपको ये क्लास अच्छी लगी तो प्लीज इसे लाइक करें, शेयर करें और टॉप तक चैनल पर अगर नए हो तो प्यारे बच्चों इसे सब्सक्राइब कर लें। थैंक यू थैंक यू थैंक यू थैंक यू सो मच प्यारे बच्चों। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए लेते हैं आपसे विदा। तो सभी बच्चों को राम राम, राधे राधे, जय महाकाल, हर हर महादेव बच्चों।